जय हिंद साथियों, आप सभी जुड़ चुके हैं एकलव्य ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे। आज हम सब गोदली गदखंड क्लास 10th के जो हिंदी है उसके बारे में जानेंगे। ये जो आज का जो टॉपिक है और जो इसमें जो भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सारे चैप्टर का रिवाइज कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीनन मानिए आप अपने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपका संतोष सर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर साहब। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। तो पहला क्वेश्चन आता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा है, तो निबंध है। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की जो विधा है वो क्या है? तो वो निबंध है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपका भीमराव अंबेडकर साहब है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो आपका भीमराव अंबेडकर साहब है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश के एक महू नगर में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था एक मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। कहते हैं भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म होता है प्यारे बच्चों, वो हुआ था एक दलित परिवार में। भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है मानव मुक्ति के प्रोध किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। मानव मुक्ति के प्रोध किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क और वहां से लंदन गए? तो उस महान शख्स का नाम है बड़ौदा नरेश। उस महान शख्स का नाम जो है वो है बड़ौदा नरेश। यहाँ देख रहे हैं आप, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और वहां से लंदन गए? तो उस महान शख्स का नाम क्या है? बड़ौदा नरेश। क्या नाम है? बड़ौदा नरेश। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर जो 8 है कह रहा है भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख चिंतन व रचनात्मक के जो प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तो वो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। वो कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और कौन थे वो? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भीमराव अंबेडकर साहब के जो चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति जिनसे वो प्रेरित हुए थे उसका नाम है बौद्ध। जिन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। अंत में उसका कहना था कि अगर हम भले ही मेरा जन्म हुआ है हिंदू धर्म में, लेकिन अगर हम मरेंगे तो वो बौद्ध धर्म में मरेंगे। वो उसके बाद एक कबीर था और ज्योतिबा फुले थे। इनसे भी वो काफी प्रेरित हुए थे। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्माण में किसकी
अहम भूमिका थी? भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? तो भीमराव अंबेडकर की। भारत के संविधान के निर्माण में किसकी भूमिका थी, अहम भूमिका थी? तो वो भीमराव अंबेडकर साहब के थे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कह रहा है कब और कहाँ पर हुई? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुए थे? तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। प्यारे प्यारे, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2011 से लेके 2024 तक में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कारा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। ये सारे प्यारे, ये सारे जो बुक दिख रहे हैं आपको, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। कारा बुद्ध एंड हिस धम्मा, बुद्ध एंड हिस धम्मा कह रहा है किस, बुद्ध एंड हिस धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे प्यारे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो प्यारे वो 21 खंडों में हुई थी। कितने खंडों में हुई थी? 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर की किस भाषा से लिया गया था? तो वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे लिया गया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। प्यारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण कौन किया था? तो एक महान शख्स थे जिनका नाम था ललई सिंह यादव। ये भी क्वेश्चन काफी भी है, कई बार बच्चे से पूछे जाते हैं। बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया प्यारे? तो ललई सिंह यादव जी ने किया। ललई सिंह यादव जी ने किया। ठीक है। कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो वो जाति प्रथा है। प्यारे भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो वो है जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम पुनः चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो इसका आंसर है प्यारे रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किसी का रुचि रहता है, जैसे किसी के अंदर कोई भावना रहता है, उसके आधारित नहीं होने के कारण। प्यारे कह रहा है आदर्श समाज स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? कह रहा आदर्श समाज। पहला स्टेप समझो प्यारे, आदर्श समाज समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा। किसने कहा प्यारे? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा। किसने कहा था इस बात को? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, है ना। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में जो है प्यारे बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो है आपका जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण जो है प्यारे क्या है? वो जाति प्रथा। रे लल्ला आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है?
प्यारे भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो वो है भीमराव अंबेडकर साहब। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो वो है प्यारे कौन? भीमराव अंबेडकर साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 पे। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? आपका जो सच्चा लोकतंत्र है वो उसमें कैसी भाईचारा होना चाहिए? तो इसका जो प्यारे आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर है दूध और पानी के मिश्रण। दूध और पानी के मिश्रण किसके जैसा? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा होना चाहिए प्यारे। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। कैसा होना चाहिए प्यारे? दूध और पानी के मिश्रण के जैसा कह रहा है क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण जैसा। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। चलो प्यारे, अब हम जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। आपका जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव को मैंने देखा, जो भी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है, मैट्रिक की परीक्षा, उसके दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। तो अब हम चलते हैं उसी के सब्जेक्टिव में, जो कि इस बार एग्जाम में आने वाले हैं। जो भी आपको है ये रामबाण समझिए प्यारे, ये रामबाण सारे क्वेश्चन है। कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो प्यारे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आधुनिक, ये जो मॉडर्न युग है, इस मॉडर्न युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आज भी भेदभाव होता है एक दूसरे समाज में एक दूसरे से। अरे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो प्यारे जातिवाद के जो पोषक है, इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पोषक के पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो प्यारे जातिवाद के पोषक के इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए हमें कोई बुराई नहीं है ना। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेख की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो प्यारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो दिए थे तर्क, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ वो क्या करते हैं? लोगों का भी विभाजन करती है। जैसे उनके जाति के आधार पे उसके काम को बांटना। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज के में कार्य कुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है ना। कार्य कुशलता के आधार पर समाज में कार्य कुशलता के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो प्यारे क्वेश्चन का आंसर होगा भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। प्यारे क्वेश्चन नंबर 4 था ये। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो प्यारे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कह रहा है कैसे बनी हुई है? तो मेरे लल्ला भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसे कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वज का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बनी हुई है। आज के समय में भी
आज के समय में भी लोग जो उनके पूर्वज जो काम करते आ रहे हैं उसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस वजह से भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कारण लेखक आज उद्योग में गरीब आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो लेखक जो है लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं प्यारे? जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे कि लेखक ने प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो इस पाठ में इसका उत्तर होता है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। प्यारे कह रहा है सच्चे लोकतंत्र, किसके बारे में? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना? तो इसका आंसर होगा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारा को आवश्यक माना। लेखक ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे प्यारे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए लेखक कितनी ज्ञान की बात कही यहाँ पे। लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक माना है प्यारे। और आपका जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए थे, यह चैप्टर समाप्त हो रहा है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा।